11th में क्या पूछा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पूछी है कि बताओ ये मतलब एक ही कंपाउंड है, उसके अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिए हैं और उन्होंने पूछा है कि इनमें स्टेबिलिटी कंपेयर करो, किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। कहाँ है क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि बताओ इनमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो मैं यहाँ लाइन बाय लाइन लिख दे रही हूँ। बस बात यही है कि जो भी फैक्टर बता रही हूँ प्लीज़ उसको उसी सीक्वेंस में लगाना, अगर तुमने सीक्वेंस गड़बड़ किया तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। देखो पहला फैक्टर क्या होता है, पोलैरिटी। सबसे पहला देखा जाता है पोलैरिटी, मतलब कि जो पोलर होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं नॉन पोलर से। वो तो देखो दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट होती है न्यूट्रल स्टेट। हम भी अगर मान लो हम अगर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा टेंशन ले लें तो भी हम अनस्टेबल हो जाते हैं, और एकदम चिल हो जाए तो भी हम अनस्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि अगर एकदम हम बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन हो जाएंगे तो भी हमारा कुछ काम नहीं होगा, और अगर एकदम चिल हो जाए तो भी हमारा कोई काम नहीं होगा। इसलिए हमको भी क्या होना चाहिए, हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए। तो मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, हमेशा न्यूट्रल होना चाहते हैं, मतलब ना एक्सेस में हाई टेंशन लेनी चाहिए ना एक्सेस में चिल होना चाहिए, हमेशा एक से रहना चाहिए। देखो तो इसी से हम देखते हैं क्या, पोलैरिटी। तो जो पोलर होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं नॉन पोलर से, ठीक है। अब अगर मान लो सारे नॉन पोलर आ गए या सारे पोलर आ गए, मतलब पोलर नॉन पोलर के बेस पे अगर हम अब कंपैरिजन नहीं कर रहे, मान लो दोनों नॉन पोलर है, मान लो दोनों पोलर है, तो फिर दूसरा फैक्टर क्या लगाना है, दूसरा फैक्टर हमको लगाना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। फिर तीसरा फैक्टर, अगर मान लो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो है वो सेम हो गए, कि मान लो इसमें भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है, इसमें भी 2 है, तो फिर क्या करेंगे, तो उसके बाद हम थर्ड फैक्टर लगाते हैं क्या, चार्ज। पोलर है तो चार्ज तो होंगे, चार्ज लोकेशन, ठीक है। फिर फोर्थ फैक्टर हम लगाते हैं चार्ज सेपरेशन। किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी देखने के लिए हमें 4 फैक्टर लगाने होंगे, लेकिन चारों इसी सीक्वेंस में लगाने होंगे। सीक्वेंस नहीं गड़बड़ाना चाहिए, सीक्वेंस गड़बड़ाया आंसर गड़बड़ा जाएगा, गलती हो जाएगा, गड़बड़ाएगा क्या। देखो तो पहला फैक्टर लगाते हैं, मैं इस क्वेश्चन में सारे फैक्टर इंक्लूड होंगे इसलिए ये क्वेश्चन दिया भी था टेस्ट में, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाती हूँ, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो अब इस सब में तो पहले देखो पहला फोर्थ फैक्टर लगाएंगे पोलैरिटी, तो पोलर और नॉन पोलर, मतलब हमें सबसे स्टेबल पहले छांटना है। तो स्टेबल छांटने के लिए हम देखें कि इनमें से नॉन पोलर कौन सा है, तो भाई ए सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये नॉन पोलर है, तो सबसे ज़्यादा हमने ए वाले को लगा दिया। अब देखो अब इस फैक्टर की बेस पे तो हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो सारे ही पोलर है, किसको बोलेंगे स्टेबल, तो ये वाला फैक्टर अब हम नहीं लगा पाएंगे। ये इससे हमने केवल एक मॉलिक्यूल छांट लिया। अब देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो जिसमें जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अब देखो इसमें कितने, 1 2, इसमें एक भी नहीं, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड है। अब देखो इसमें एक है तो ये दोनों के नहीं आएंगे, इसके बाद 2 आ गया, ये 2 हट गए। अब इन दोनों को हमें मतलब इन दोनों को हमें अब देखना ही नहीं है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स को। अब हम चलते हैं सी पे, सी और डी में। अब देखो इन दोनों में तो पाई बॉन्ड नहीं है तो इनको तो अभी छोड़ दो, अभी हम सेकंड वाले फैक्टर देख रहे हैं। तो देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड स्टेबिलिटी के डायरेक्टली। अब लेकिन देखो इसमें गड़बड़ क्या हो गई, इसमें गड़बड़ ये हो गई कि ये वाला और ये वाला दोनों में पाई बॉन्ड तो एक ही है, लेकिन देखो अब हम इसमें कंपेयर नहीं कर पाएंगे सेकंड वाले फैक्टर के हिसाब से, तो अब हम जाएंगे थर्ड फैक्टर पे। थर्ड फैक्टर पे क्या होता है, चार्ज लोकेशन। चार्ज लोकेशन क्या होता है, चार्ज लोकेशन का सीधा सा मतलब ये होता है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज। अगर ऐसा किसी मॉलिक्यूल में है, मतलब 2 मॉलिक्यूल है उनमें चार्ज लोकेशन अगर इस तरीके से है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर नेगेटिव, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव उस पर
वो पॉजिटिव, तो वो वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। लेकिन देखो इसमें यहाँ भी कार्बन पे पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव नेगेटिव, मतलब ये फैक्टर भी अब हम नहीं लगा पाए। अब हम देखते हैं चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन का मतलब ये होता है, वो तो 11 से सुना ही होगा, पढ़ा होगा कि लाइक्स चार्ज रिपेल ईच अदर, मतलब कि अगर जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इससे क्या होता है, डिस्टेबल होता है मॉलिक्यूल, उसमें अनस्टेबिलिटी आती है। तो अब चार्ज सेपरेशन की बात करेंगे। ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव, इनमें तो अट्रैक्शन होगा, तो मतलब ये जितने पास होंगे मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। मतलब इन दोनों में फिर कौन आ गया, डी वाला आ गया। ठीक है, वो समझे ना ये फैक्टर कैसे, ये वाला तो काम नहीं किया, ये वाला लगाया, फिर जब ये काम नहीं किया क्योंकि दोनों में सेम लोकेशन है कि कार्बन ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो फिर अब इसके बाद हम फोर्थ फैक्टर पे गए, सेपरेशन पे। तो यहाँ देखो पॉजिटिव नेगेटिव की डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव की डिस्टेंस कम है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो उसके बाद क्या आया हमारे पास, डी। फिर आ जाएगा सी। सी को तो इनके से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम दूसरे वाले फैक्टर से वो आगे चला गया, उसमें एक पाई बॉन्ड है, इनमें पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ तक पहुँच गए। अब इन दोनों में देखो ई एफ में पोलर नॉन पोलर नहीं लगेगा, क्योंकि भाई दोनों ही पोलर है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड नहीं लगेंगे क्योंकि है ही नहीं। थर्ड देखो चार्ज लोकेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो अब दो पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, इसमें भी 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, ये भी कार्बन पे नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है। मतलब लोकेशन से तो काम बन नहीं रहा, क्योंकि सही है लोकेशन तो हमारे पास कि जो भी है, क्योंकि देखो इसमें भी कार्बन पे नेगेटिव है, इसमें भी कार्बन पे नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव कार्बन पे, पॉजिटिव कार्बन पे, नेगेटिव ऑक्सीजन पे। फिर आए हम कौन सा हमारा सेपरेशन वाला। देखो अब इन दोनों में देखो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, ये भी अट्रैक्शन, ये भी अट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन। ठीक है, तो देखो ये वाले में कितने 3 अट्रैक्शन हो गए और इसमें 2 अट्रैक्शन प्लस 1 रिपल्शन हो गया। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, डी स्टेबल हो गया। तो इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास ई, फिर आ जाएगा एफ। ऐसे इसको ओवरऑल कंपेयर करना है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये सारे अच्छे से लिख लो और याद कर लो, जो जो फैक्टर बता रही हूँ वैसे के वैसे क्वेश्चन में लगाओगे तो कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, ये 11 था, समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है सबको। 12 में क्या पूछा है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पूछी है, वही मीजोमेरिक लगा के देखना है सब में, मतलब मीजोमेरिक का ही ऑर्डर देखना है। फिर भी मैं बता देती हूँ, देखो 12 क्वेश्चन नंबर है, ए वाला क्या है CH2 NH2, बी वाला क्या है CH2OH, सी वाला क्या है CH2OR या OMe मिथाइल पॉजिटिव, डी वाला क्या है CH2 CH3। अब देखो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए पता करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से ग्रुप उससे जुड़े हुए हैं। तो देखो ये क्या है, प्लस एम लगाएगा, प्लस एम प्लस एम प्लस एच, ये देखो ये लगाएगा तो माइनस आई भी, ये भी लगाएगा माइनस आई, ये भी लगाएगा, ये लगाएगा प्लस आई, लेकिन इनका जो डोमिनेट करता है वो प्लस एम करता है, माइनस आई इतना मायने नहीं रखता है इनके लिए। ठीक है, मतलब मायने क्या नहीं रखता है, ये प्लस एम से लोन पेयर देने की ज़्यादा टेंडेंसी रखते हैं सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की बजाय। तो देखो मेसोमेरिक का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मेसोमेरिक हो जाएगा NH2 का सबसे ज़्यादा, उसके बाद हो जाएगा OH का, उसके बाद हो जाएगा OR का, ये मेसोमेरिक हो गया। तो अब देखो मैंने अभी बताया था, इसके पहले जो क्वेश्चन मुझे नंबर याद नहीं है उसमें मैंने बताया था कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को अगर चेक करना है 5 फैक्टर लगाना है,
सबसे पहले मेसोमेरिक, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। देखो मेसोमेरिक 3 में मिल गया, एरोमेटिसिटी किसी में नहीं है, रेजोनेंस किसी में नहीं है, फिर आती है बारी किसकी, हाइपर कॉन्जुगेशन की। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन, तो जिसको मेसोमेरिक मिल रहा है वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू जिसको हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहा है। तो इसकी स्टेबिलिटी औजर हो जाएगा ABCD। देखो इसमें है ना कुछ लोगों को एक कन्फ्यूजन हो सकती है जिसका मैं रीज़न दे देती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला है इसमें कि मैंने OH को OR से ज़्यादा बता दिया है, इसकी OH का प्लस M ज़्यादा होगा OR से। देखो इसका ये रीज़न होता है, तुम लोगों को लग रहा होगा कि ये R ग्रुप है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो इसका ज़्यादा होना चाहिए OR का OH से, लेकिन इसका देखो कि इसका ऐसा होता है, इसका मैं बताती हूँ क्या होता है। देखो ये कार्बोकेटायन है, मतलब इसमें एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, ठीक है। यहाँ से कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ी है और उससे ये हाइड्रोजन लगा है, इसमें ये लोन पेयर है। अब ये अपना प्लस m देना लोन पेयर देना चाहती है प्लस m के थ्रू, तो ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। ये करेक्ट है, लेकिन देखो सेम उसमें क्या होता है, जब अगर ये कार्बोकेटायन है मतलब एक वैकेंट p ऑर्बिटल है और ये ऑक्सीजन है मतलब कि इसके पास लोन पेयर है और फिर ये R ग्रुप है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। उसके कारण जैसे देखो यहाँ कोई चीज़ है और अगर इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा। आया समझ में? हाथों की मूवमेंट देखना, इसके अलावा नहीं समझ पाओगे अगर नहीं आया तो। देखो ये वाला बॉन्ड है, जब इन दोनों के बीच में मान लो ये ऐसा है, ठीक है, अगर मान लो ये यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, ये ऐसा है, जब इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा तो ये वाला इधर जाएगा, ये इसको धक्का मारेगा, और जब ये इधर आएगा ये इसको धक्का मारेगा, ये इधर जाएगा। तो ये जो ऐसा होना चाहिए वो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है, उसकी तरह, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये कहाँ चला जाता है, ये थोड़ा घूम जाता है, जिसके कारण ये जो ओवरलैपिंग होती है ये उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती जितनी ये होती है। तो इसलिए क्या होता है, OH का हमेशा OR से मेसोमेरिक ज़्यादा होता है, इस बात को पक्का से ध्यान रखना, ठीक है। हमेशा ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ये लिख लो है ना, इसको अच्छे से कलरफुल बना लेना तो याद रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है। 13वीं साइड सेलेक्टिविटी का क्वेश्चन है। देखो एक रिंग दी है हमारे पास, यहाँ लगा है OCH3, PQ। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, उन्होंने बोला है 1 मोल, मतलब कि या तो तुम P पे जोड़ सकते हो या तुम Q पे जोड़ सकते हो। अब तुम बताओ कि कहाँ जोड़े। देखो ये डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक है तो ये इस पे अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक पे, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, पढ़ाई जाएगी तुम्हें इंटरमीडिएट में। देखो तो यहाँ क्या होगा, ये जो OCH3 है ये अपना प्लस M लगा रहा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की तरफ पुश कर रहा है। तो बेंजीन पहले से इलेक्ट्रॉन डेंस है, जब ऊपर से उसको और मेसोमेरिक मिल रहा है तो वो हाईली इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी। जब हाईली इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी तो वही अटैक करेगी ना इलेक्ट्रोफाइल पे। मान लो कोई दो लोग खड़े हैं, ठीक है, एक बहुत अमीर है एक गरीब है, मतलब एक गरीब नहीं कह सकते, मान लो ये ठीक ठाक है ये बहुत अमीर है, तो गरीब नहीं है क्योंकि ये ठीक ठाक है बहुत अमीर है। तो इसको क्या करेंगे, अगर कोई एक चीज़ आई बहुत महंगी तो यही सबसे पहले लेने तो यही जाएगा ना, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं। तो वही वाली बात है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल आया तो कौन
लेगा, ये वाली रिंग लेगी, तो इसमें इसकी पी की ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल के टूवर्ड्स रिएक्शन पी की ज़्यादा होगी क्यू से। ठीक है, ये हो गया 13 क्वेश्चन नंबर, लिखा ही नहीं था। 14 देखते हैं अब, है ना। 13 नंबर लिखा ही नहीं। देखो 14 में क्या पूछा है कि विच हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक। देखो ये उन्होंने दिया है, यहाँ इंडिकेट किया है HA और HB में थोड़ा देख लो, यहाँ दिया है HA, यहाँ दिया है HB। देखो अब वो कह रहे हैं कि बताओ ये ज़्यादा एसिडिक है या ये ज़्यादा एसिडिक है। तो मतलब देखो इनमें दोनों का पहले तो हम क्या करें, इन दोनों हाइड्रोजन को बाहर कर दें। मान लो मैंने HB को बाहर किया तो क्या आया मेरे पास, सल्फर, ये नेगेटिव चार्ज और ये HA एसिड। अब मैंने क्या किया, माइनस HA किया, HA बाहर किया तो ये ऐसा सल्फर, ये HB ऐसा और यहाँ ये नेगेटिव। देखो दोनों कार्बन है, साइज वाला फैक्टर नहीं लगेगा। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो दोनों कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर भी नहीं लगेगा क्योंकि दो कार्बन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही होगी। लेकिन तीसरा फैक्टर आता है रेजोनेंस। अब देखो, अब फिर अगर तुम्हें नहीं, चारों फैक्टर सीक्वेंस में नहीं लगाओगे तो फिर गलती करोगे। पहले इंडक्टिव लगा दोगे, इसको ज़्यादा एसिडिक बता दोगे कि ऑक्सीजन का सल्फर से इंडक्टिव ज़्यादा होता है। लेकिन तुम यहाँ ये भूल जाते हो कि सल्फर के पास वेकेंट डी है, तो वो वेकेंट डी में रेजोनेंस करेगा और ये वाला नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए HB ज़्यादा एसिडिक है HA से, है ना। तो यहाँ पे HB जो है वो ज़्यादा एसिडिक है HA से, ये ध्यान रखना है ना। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि गलती करोगे तुम लोग, वहाँ मैं बता दे रही हूँ कि क्या क्या गलती करोगे, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी मैं भी ऐसी गलती करती थी। अब 15th क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 15th क्वेश्चन नंबर में उन्होंने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पूछा है। ठीक है, देखो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, जो अल्कोहल है उसको प्रोटोनेट करके वाटर बना के बाहर निकाल दो, ये होता है डिहाइड्रेशन अल्कोहल का। समझ जाओ, याद कर लो, अल्कोहल को प्रोटोनेट करके बाहर निकाल दो, यही होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको प्रोटोनेट करेंगे। मैं यहीं कर दे रही हूँ, मुझे नहीं तो चारों स्ट्रक्चर फिर से लिखने पड़ेंगे। देखो तो ये OH2 हो गया, ये OH2 हो गया पॉजिटिव, ये OH2 पॉजिटिव और ये OH2 पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या होता है, जैसा अभी मैंने बताया था कि जो न्यूट्रल होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और जो वाटर मॉलिक्यूल अगर यहाँ से लीव करता है तो वो न्यूट्रल फॉर्म में लीव करेगा, H2O के फॉर्म में। तो ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। जब OH ग्रुप प्रोटोनेट हो जाता है तो वो OH2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है, क्योंकि वो न्यूट्रल फॉर्म में निकल रहा है। अब ये निकलेगा तो बनेगा क्या, कार्बोकेटाइन। बेसिकली डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ही क्वेश्चन है। देखो करते हैं ना अपन इसको कंप्लीट। यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज ये गया, उसके बाद यहाँ जहाँ जहाँ ये लगा था ना उसको बाहर निकाल देंगे हम, और वहाँ उसकी जगह जब ये चला गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि तुम्हें इस वीडियो में ही कम से कम वो फैक्टर याद हो जाए। पहला फैक्टर मीजोमेरिक, दूसरा फैक्टर एरोमेटिसिटी, तीसरा फैक्टर रेजोनेंस, चौथा फैक्टर हाइपर कॉन्जुगेशन, पांचवा फैक्टर इंडक्टिव। रिपीट कर लो, मेरे साथ साथ बोलो ताकि तुम्हें भी याद हो जाए, है ना। और या फिर ऐसे लिख लो कहीं, तो जब भी निकलो तो तुम्हें पता चलते रहे कि अच्छा ये 5 फैक्टर है, तो इसी के अकॉर्डिंग लगाना, ठीक है। अब देखो मीजोमेरिक नहीं है, एरोमेटिसिटी नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन है। देखो ये कार्बोकेटाइन है, इससे जुड़ा यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 0, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना आ जाएगा 2। यहाँ देखो
यहाँ कार्बोकेटाइन है 3, 2 5 और 1 6, अल्फा हाइड्रोजन 6। यहाँ देखो एक अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ देखो अल्फा हाइड्रोजन 2 और 1 3। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो सबसे ज़्यादा किसमें हो जाएगा? सबसे ज़्यादा ये हमारा बी नंबर वाला हो जाएगा, फिर वो डी वाला, फिर ए, फिर सी। तो ये इसका ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा 14th नंबर क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 50, अच्छा सॉरी ये 15 था।